गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो नए वीडियो लाए हैं, ये वीडियो हमें बताता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी वैलेंसी के बारे में। वैलेंसी जैसा एक और नियम है जिसे हम लिखे हैं ब्लू पेन से। ये नियम होता है, इस नियम को इंग्लिश बोलते हैं ऑक्टेट प्रिंसिपल। तो सबसे पहले वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी क्या होता है? और वैलेंसी मतलब कि थोड़ा सा मैथ से हटके है, पूरा सा मैथ से कनेक्ट होके है, मज़ेदार है, गेम जैसा है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा मैंने बताया था कार्बन का वीडियो, जो मैंने कार्बन का वीडियो आपने पसंद भी किया था, वो था कार्बन इलेक्ट्रोवैलेंट, मतलब हाइड्रोकार्बन्स कैसे होते हैं, कार्बन एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होता है, लुईस इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं, डॉट इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं वो। तो उसी का फर्स्ट पेज है ये वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है? वैलेंसी का सिंपल डेफिनेशन है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। देखते जाओ आपको समझ में आ जाएगा। ये कहता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब एक कैपेसिटी जिसमें कंपाउंड एक दूसरे से एटम एक दूसरे से कंबाइन होते हैं फिक्स रेशियो में, और कंबाइन होते मतलब जुड़ने की क्षमता। वैलेंसी को हिंदी में बोलते हैं संयोजकता। अगर हिंदी समझोगे, हिंदी और मस्त है, ज़्यादा समझाता है हमें। इसका हिंदी होता है संयोजकता। संयोजकता का मतलब संयोग करने की क्षमता। संयोग माने कंबाइन। इसका हिंदी वाला डेफिनेशन है संयोग करने की क्षमता। इसका हिंदी में परिभाषा है, ठीक है। अब वैलेंसी जो होता है पहली बात आज हम दो बातें मेन डिस्कस करेंगे कि पहले एटम आपस में कंबाइन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। क्यों करते हैं इसका जवाब है ऑक्टेट प्रिंसिपल, अष्टक नियम। तो अष्टक नियम हम ये समझाएगा कि एक कोई क्या बोलते हैं, कोई एटम दूसरे एटम से कंबाइन क्यों करता है, और उसके बाद बात करते हैं कैसे करता है। इस क्यों और कैसे के लिए आपको पहले पढ़ना चाहिए ऑक्टेट प्रिंसिपल। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल कहता है कि सारी चीजें, इवन नेचर में आपके गार्जियन आप हो, आपके गार्जियन चाहते हैं कि आप स्टेबल हो जाओ, तो सारे लोग सारी चीजें इवन मेटल सजीव निर्जीव सब कुछ चीजों को फॉलो करते हैं। फिजिक्स में इनर्शिया को फॉलो करते हैं, उसी तरह मैथ में ये फॉलो करते हैं स्टेबल स्ट्रक्चर को। अब ये जो स्टेबल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, जितने सारे एलिमेंट्स हैं उसमें स्टेबल स्ट्रक्चर मेन 6 के ही पास हैं। इस 6 में पहला है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। अगर बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो हीलियम के पास सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होता है। नियोन एटॉमिक नंबर तो 10 होता है, लेकिन इसके आउटर मोस्ट में, बाहर वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होता है। आर्गन होता 18 है, इसके बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन का नंबर भी 8 होता है। क्रिप्टन 36 होता है, 2 8 18 8। चलो आगे देखते हैं। जेनॉन 54 होता है, 2 8 18 18 8। रेडॉन 86, 2 8 18 32 18 8। सबको नोटिस करके इन सबको जोड़ोगे 86 आ जाएगा, ऐसे ही होता है। और सबसे नोटिसेबल बात, इन सब के आउटर मोस्ट में मतलब सबसे बाहर वाला जो ऑर्बिट है वो 8 भरा होता है। तो जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 भरे होते हैं, वो अपने को बोलते हैं कि भाई हम स्टेबल हैं, अस्थाई हैं, हमें किसी से जुड़ने का मन नहीं करता है, हम किसी से जुड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरे शब्दों में हमारी जुड़ने की क्षमता नहीं है। तो क्योंकि ये अपने को श्रेष्ठ बोलते हैं, इसलिए इन सब गैस को बोलते हैं नोबेल गैस। श्रेष्ठ क्यों? किसी से नहीं जुड़ेंगे। मगर दुनिया इतनी पागल नहीं है, दुनिया ही नहीं कहती है कि भाई तुम किसी से जुड़ नहीं रहे क्योंकि तुम जुड़ नहीं सकते, तुम इनएक्टिव हो। दुनिया बेइज्जती करती है, वो तारीफ करते हैं अपने से, तो दुनिया उन्हें कहती है कि वो इनर्ट गैस है। इनर्ट माने निष्क्रिय। इनर्ट गैस में हीलियम को छोड़ के बाकी सारे के आउटर मोस्ट में ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं। ये बाहरी कक्षा मतलब बाहर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब ऐसा होता है। अब एटम्स जो होते हैं, इन सब को छोड़ के जो एटम्स नॉर्मली होते हैं वो क्या करते हैं,
एक कैपेसिटी रखते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं या लूज करते हैं, और इस गेन और लूज के पीछे लॉजिक यही होता है कि वो अपने बाहर वाले में इन सब में से किसी एक का स्ट्रक्चर फॉलो कर लें, और एक का स्ट्रक्चर फॉलो करने के लिए लेन देन करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। मतलब एलिमेंट जो होते हैं या तो लेन करते हैं या देन करते हैं। अब जो मेटल के एटम होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को हमेशा देन करते हैं, चालाक लोग। अब इलेक्ट्रॉन ही क्यों, लेन क्यों, देन कैसे, ये बात। तो आपको ये तो पता चल गया कि एटम्स आपस में जुड़ते क्यों हैं, क्योंकि स्टेबल स्ट्रक्चर, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, इन सब में से किसी का कर लें। अब जुड़ते कैसे हैं, कैसे जुड़ने के लिए नॉर्मली जो होता है दो तरीके होते हैं। इन दो तरीके में एटम आपस में एक बॉन्डिंग बनाते हैं, उस बॉन्डिंग को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, हिंदी में रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कोई भी कंपाउंड अपने सारे एटम को पकड़ के रखता है। जैसे सिंपल वाटर की बात करते हैं, वाटर एक कंपाउंड है। नमक की बात करते हैं, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड कंपाउंड है। तो वाटर में हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक एटम आपस में कनेक्ट होकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। उसी तरह सोडियम के एक एटम और क्लोरीन का एक एटम मिलके सोडियम क्लोराइड का कॉमन सॉल्ट बनाता है, ठीक है। तो इस ढंग से होता है। और जो एक बॉन्ड होता है वो सोडियम के एक प्लस वाले को क्लोराइड के माइनस वाले को पकड़ के रखता है, ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। उस बॉन्डिंग को बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। नॉर्मली दो होती है, जिसमें पूरा कार्बन एक पूरा, अब मतलब क्लास 10 तक दो ही मेन पॉइंट है। तो जो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे ज्यादा कार्बन जो बॉन्डिंग बनाता है वो बनाता है शेयरिंग वाला। शेयरिंग मतलब तुम दो हम दो। लेकिन जो बाकी इन सब की दुनिया है केमिकल बॉन्डिंग में, जो बाकी की दुनिया केमिकल बॉन्डिंग वाली है, वो एक हमेशा लेन में रहता है, दूसरा हमेशा देन में रहता है। जैसे सोडियम की बात करते हैं, इसी के साथ हम आपको बात बताएंगे कि सोडियम एटम जो है वो सोडियम आयन कब बनेगा और सोडियम आयन क्यों बनेगा। एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए उसके पास क्या होता है कि एटम आयन बदल जाता है। सबसे पहले सोडियम, चलिए सोडियम बात करें। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। मतलब इसके पहले वाले ऑर्बिट में, ये सोडियम का न्यूक्लियस है, पहले वाले ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 2 होते हैं k में। अगले वाले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, 5 6 7 8। और जो सबसे बाहर वाला था जो हम यहाँ 1 बनाए थे, इस वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1। ये आप इसे कह सकते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, घूमना फिरना चाहता है, ठीक, अब कहीं भी। अब ये तो सोडियम की हालत हुई। और सोडियम चाहता है कि हम अस्थिर हो जाएं यार, इस बाहर वाले को। बाहर अस्थिर कब होगा, जब इसके देखो ऑर्बिट 3 है, पहले वाले को k ऑर्बिट बोलते हैं, दूसरे को l बोलते हैं, तीसरे को m बोलते हैं। तो इस वाले में जो बाहर वाला, अभी बाहर m दिख रहा है, तो बाहर वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाए तो अस्थिर हो जाए। मगर होंगे कैसे 8, यहीं से टेंशन स्टार्ट होता है। 8 नहीं हो पा रहा है, रीजन सुनो, क्या रीजन है। इसके पास इसको 8 के लिए 7 चाहिए, या m ही खत्म कर दो। सोडियम के लिए सबसे इजी होता है कि m सेल को खत्म कर दो। m सेल को खत्म करोगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल थे, एक इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देता है, 11 इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बन जाता है 10। और अब यहां से एक नया क्वेश्चन शुरू होता है कि एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और आयन होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि एटम के पास अपना चार्ज नहीं होता है और आयन के पास चार्ज होता है। फाइनली आयन होते क्या है और एटम कैसे होते हैं, एटम के पास अपना क्या चार्ज होता है। एटम जिन्हें हिंदी में परमाणु बोलते हैं, उनके पास क्या होता है, ब्यूटीफुली कॉन्फ़िगर्ड। उनके सबसे अंदर जो न्यूक्लियस होता है, आप नाभिक, हमारे शरीर के बीच में नाभिक होता है, एटम के ठीक बीच में उसे न्यूक्लियस बोलते हैं। उसमें 2 पार्टिकल रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम 3 चीजों से बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो थोड़ी देर पहले मैंने फिगर बनाया था यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन जो K11 बनाए थे, इलेक्ट्रॉन का नंबर हम लिखा थे। सोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है यही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, इसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और ये सोडियम के लिए 11 है। चलिए, इसका मतलब सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, मगर न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? न्यूट्रॉन के लिए आपने कहीं ना कहीं सोडियम को ऐसे लिखा देखा होगा 11 N 23। ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। सोडियम का एटॉमिक मास जिसे Z से डिनोट करते हैं वो एटम के न्यूक्लियस का मास होता है। न्यूक्लियस में दो लोग होते हैं, ध्यान से देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का मास निकालने के लिए आपको इसमें से ऊपर में से नीचे घटा देना है। N हो जाएगा 23 माइनस 11, क्या हो गया? 12। मतलब फाइनली सोडियम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है कि उसके पास प्रोटॉन 11 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, न्यूट्रॉन 12 होते हैं। 11 प्रोटॉन के पास, अगर एक प्रोटॉन के पास प्लस एक चार्ज हो, एक और बात, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज इक्वल होता है। एक प्रोटॉन के पास 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
मान लो इसको वैल्यू को +x मान लें, तो सोडियम 11 प्रोटॉन के पास जो चार्ज होगा मान लो होगा +11x। इलेक्ट्रॉन का हाल सुनो, इलेक्ट्रॉन का हाल क्या होगा, 11 ही होगा, मगर ये -x होगा और टोटल इलेक्ट्रॉन बचा -11x हो गया। सोडियम के पास न्यूट्रॉन 12 होते हैं, हर न्यूट्रॉन के पास 0 चार्ज होता है, और सोडियम के पास टोटल चार्ज हो गया 12 × 0 अगर सोडियम एटम का पूरा हालत देखो तो गजब है। 11 लाख कमाने वाले प्रोटॉन घर के अंदर रहते हैं, मगर 11 लाख उड़ाने वाले घर के बाहर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ये +11x कमाए, 11x लॉस करवा दिए, अब घर में कुछ निठल्ले लोग बच गए, न्यूट्रॉन लोग। तो 11 में से 11 गया 0 और 0 मिलके एटम के पास चार्ज ही नहीं बचा, है ना लॉजिक। मतलब आपके घर में क्या हाल है, 11 लोग हैं, खूब कमाते हैं, 11 लाख रुपया कमाए, और वो घर में कमा के रखे एकदम घर के न्यूक्लियस में, घर के कोने में, लीजिए पापा संभाल के रखिए। 11 आपके और छोटे भाई हैं, वो 11 लाख उड़ा गए। चलिए, तो आपके जो 12 और निकम्मे लोग हैं वो कुछ नहीं करते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है। और फाइनली घर की हालत कितनी है, सोडियम के घर की हालत है कि इसके पास 0 चार्ज है। सोडियम का घर की ये हालत है। अब ऐसी तरह क्लोरीन का होता है। तो अब ये तो सोडियम एटम की स्ट्रक्चर है, यानी अगर बात करें सोडियम एटम के पास तो इसका अपना चार्ज नहीं होता है। अब एटम आयन बनना चाहता है, यहां से ऑक्टेट प्रिंसिपल दिमाग लगना शुरू होता है। पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे 4 5 6 7 8, तीसरे वाले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन एम। ठीक, करता क्या ये बंदा, ये चाहता है कि जो इसके पास बाहर वाला इलेक्ट्रॉन ये दूसरे को दे दो, लेने को तैयार बैठा है क्लोरीन। तो 11 इलेक्ट्रॉन पहले था, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और सोडियम का नया कंडीशन देखो, इसके पास प्रोटॉन 11 है और प्रोटॉन से कोई चर्चा नहीं है, इलेक्ट्रॉन 11 था, है नहीं, एक कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन बच गया 10, न्यूट्रॉन का साथ कोई चर्चा नहीं। अब चार्ज कैसा हो गया, +11 एक प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का -10x, इसका 12 × 0 हम लिखे थे। अगर इनको टोटल बैलेंसिंग जोड़े, इनका टोटल हालत सोडियम का अब जो बना, 11 में से 10 घट गया, +x बचा, ये 0 हो गए। सोडियम के पास +x चार्ज हुआ, x को 1x समझो, और यानी सोडियम के पास जो चार्ज हुआ 1 होगा। अब सोडियम की हालत कुछ अच्छी हो गई। अच्छी क्यों, 11 लाख का कर्जा इसने कम कर लिया, और अब इसके पास 10 लाख का कर्जा बाहर दिख रहा है, यानी सोडियम जो एटम से बन गया आयन। तो आयन के पास जो चार्ज हो गया वो कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो आयन के पास या तो चार्ज होता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, इनके पास नो चार्ज होता है। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंप्लीटली इक्वल होते हैं, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नॉट इक्वल। ठीक है, या तो बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो नेगेटिव बनाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से कम होगी तो पॉजिटिव बनाएगा, जैसा सोडियम का था। तो ऐसे ही करते हैं।
अब तो सोडियम की कहानी की पता चल गई। ये सोडियम एटम सोडियम आयन बन गया। मतलब सोडियम एटम की स्टोरी ऐसी थी कि ये Na था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दान किया भाई, दान, डोनेट। लेकिन ये नहीं दान से इसको घाटा हुआ, कर्जा दान किया है। और सोडियम की हालत ऐसी हो गई कि सोडियम एटम प्लस बन गया, और सोडियम एटम जो बना वो जो आयन बनाया ये पॉजिटिव आयन बनाया। ये हुए सोडियम की हालत। अब इतने सारे के बाद अब बात करते हैं क्लोराइड आयन का। क्लोराइड आयन की कैपेसिटी कैसी है? क्लोराइड आयन सुनो, क्लोराइड आयन क्या करता है? क्लोराइड मतलब क्लोरीन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17, बाहर वाले में 7, पहले वाले में 2, सॉरी हमने कुछ बनना भूल गए, इसके आगे वाले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर वाले में 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, सोडियम का पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 8, 5 6 7 8, और लास्ट वाले में 1। 7 वाला भी चाहता है, इधर सोडियम का नाम लिखते हैं, 7 वाला भी चाहता है कि हम अस्थिर हो जाए, 8 वाला भी चाहता है कि हम अस्थिर हो जाए। 7 वाला पहले 7 वाला क्या करता है जी बाहर में, और 1 वाला भी, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा कि मेरे भाई इस इलेक्ट्रॉन को तुम रख लो। तो इसके पास बच गए 2 8, 2 8 माने अब नियोन वाला स्ट्रक्चर, नोबेल गैस का स्ट्रक्चर। तो नोबेल गैस का स्ट्रक्चर है, एक इलेक्ट्रॉन दिया और सोडियम बना के दिया प्लस आयन। क्लोरीन का कैसा हालत था? 17 प्रोटॉन था, 17 इलेक्ट्रॉन था, और उसके न्यूट्रॉन 18 होते हैं। ये एटम था तब, ये बना तो 17 प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन एक और ले लिया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया 18। 4 सुन लो, प्लस 17x माइनस 18x, और 18 गुणे 0 0, 17 में से क्या बचा? -x। यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं जिसका एग्जाम्पल क्लोरीन है, ये बनाया, माइनस नेगेटिव बात। तो अब सोडियम एटम नहीं रह गया, सोडियम आयन बन गया। क्लोरीन भी एटम नहीं रह गया, क्लोरीन आयन बन गया। सोडियम और क्लोरीन मिले और ये आयंस मिले, तो आयन के मिलने से जो बॉन्डिंग हुआ उस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। या और इससे जो कंपाउंड बना मतलब सोडियम क्लोराइड, उस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड। गजब इनके स्ट्रक्चर है, गजब इनकी चर्चे हैं, गजब इनकी बातें हैं, सब कुछ गजब है। ऐसा सोडियम क्लोराइड है। और टीचर लोगों के लिए सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड बदनाम एग्जाम्पल है। समझाने में इजी लगता है तो टीचर लोग मोस्टली समझाते हैं, तो आप ही रख जाओ। अब ऐसा ही सोडियम के साथ पूरा खेल हुआ, और सोडियम ने ये काम किया, और सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस एंड रिटर्न। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं? तो आयनिक बॉन्ड होते हैं, पहली बात आयनिक ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि आयंस मिलते हैं, बॉन्डिंग करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट क्यों कहते हैं? चलो, नमक की खुली बोरी में, कॉमन सॉल्ट की खुली बोरी में आप कोई जो कंडक्टर वाला कोई तांबा का तार पूरा स्विच बोर्ड से करके और उसमें तार डाल दो, उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, मगर एक बाल्टी पानी लेके उसमें वाटर लो, इस वाटर में छोटे 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 सोडियम क्लोराइड के टुकड़े डाल दो, और अब जब इसमें हम करंट फ्लो करेंगे प्लस माइनस करके, तो ये जो होगा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होगा, अब उस बाल्टी में करंट होगा। तो जो आयंस होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, उनके एक्वस सॉल्यूशन, ध्यान देना सॉलिड कंडीशन में नहीं, जब वो सॉलिड होते हैं जैसे नमक होता है उस कंडीशन में नहीं, लेकिन जब उनका वाटर वाला सॉल्यूशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर हो जाता है। तो क्योंकि उसमें अब इलेक्ट्रॉन के लेन देन वाली वैलेंसी स्टार्ट हो जाती है, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, यू एंजॉयड द टॉपिक। और ये सब क्लास 8, 9, 10 क्लासेस तो मैटर ही नहीं करता है, हर जगह ये रहता है। तो आपको ये सारा समझ आ गया होगा।
फिर आप अपने फीडबैक भेजो गणित संगीता के पेज पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।